शरद गुट का फिर से बड़ा दावा सामने आया है। एनसीपी शरद पवार गुट के रोहित पवार का यह बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अजीत गुट के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। ये रोहित पवार का बयान है। उन्होंने कहा कि सभी मानसून सत्र का इंतजार कर रहे हैं। मानसून सत्र के बाद शरद पवार फैसला लेंगे, ये कहना है रोहित पवार का। ये बड़ी जानकारी। महाराष्ट्र में लगातार सियासी हलचलें तेज हो चली हैं और एक के बाद एक जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं वो सियासी सरगर्मियों को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। ये बड़ी खबर महाराष्ट्र से। और चलिए अब बात करेंगे नीट परीक्षा की। इसे लेकर बड़ी जानकारी है। नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। मोशन एजुकेशन कोचिंग के सीईओ नितिन विजय ने नीट परीक्षा को रद्द किए जाने की याचिका दाखिल की है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट इस नीट परीक्षा को लेकर के अन्य याचिकाओं पर सुनवाई कर चुका है। काउंसलिंग पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था और अब सुप्रीम कोर्ट एक और याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें नीट को रद्द करने की मांग की गई है। ये बड़ी खबर है। अपनी याचिका में उन्होंने परीक्षा दोबारा नहीं कराए जाने पर 24 लाख बच्चों के साथ अन्याय और भविष्य में योग्य डॉक्टर नहीं मिलने की बात कही है। उनकी इस याचिका पर जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच सुनवाई करेगी। क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसला आएगा, दिन भर हमारी नजर इस पर होगी। एक तरफ जहां नीट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है, तो प्रदेश में भी आज महत्वपूर्ण सुनवाई है। हाई कोर्ट में भी 4 अलग अलग याचिकाओं की सुनवाई होनी है। यह बड़ी खबर है। नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। बड़ी जानकारी इस वक्त की। मोशन एजुकेशन कोचिंग के सीईओ नितिन विजय ने नीट परीक्षा को रद्द किए जाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई है और अपनी याचिका में उन्होंने तर्क दिए हैं कि परीक्षा अगर दोबारा नहीं करवाई गई तो 24 लाख बच्चों के साथ अन्याय होगा और भविष्य में योग्य डॉक्टर देश को नहीं मिल पाएंगे। उनकी इस याचिका पर जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करेगी। बड़ी खबर है। नीट परीक्षा को लेकर के देश भर के जो नीट अभ्यर्थी हैं उनके लिहाज से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जिस पर दिन भर हमारी नजर होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी सुशील पांडे जुड़ चुके हैं। सुशील, अलग अलग याचिकाओं पर पहले भी सुप्रीम कोर्ट में नीट को लेकर सुनवाई हुई, आज एक और महत्वपूर्ण याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है। क्या है इस याचिका में? जी देखिए, साफ तौर से एक नितिन विजय नाम के शख्स हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है और उनकी तरफ से जो अर्जी दाखिल की गई है उसमें उन्होंने 2024 की जो नीट परीक्षा हुई है उस परीक्षा को रद्द कराने की सुप्रीम कोर्ट से मांग की है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अगर इस पूरी परीक्षा को रद्द नहीं किया जाएगा तो लगभग जो 24 से 25 लाख बच्चों ने परीक्षा दी है ये उनके साथ अन्याय होगा और समाज में एक बेहतर और योग्य डॉक्टर के लिए हमें नीट की परीक्षा को बहुत ही पारदर्शिता के साथ दोबारा कराने की आवश्यकता है। क्योंकि साफ तौर से जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई, उन याचिकाओं को अगर देखा जाए तो केवल उन्हीं बच्चों को फिलहाल एनटीए की तरफ से राहत मिली है जिन बच्चों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। और बहुत ऐसे बच्चे हैं जो दूर दराज गाँव में बैठे हैं, उन्हें नहीं पता है कि हाईकोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा इस पूरे मामले में खटखटाया जा सकता है या नहीं। कितने बजे सुनवाई होनी है? जी देखिए, लगभग 11:30 बजे के आसपास इस पूरे मामले पर सुनवाई होना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में पहले ही क्लियर कर दिया है कि नीट से संबंधित तमाम याचिकाओं पर वो 8 जुलाई को एक साथ सुनवाई करेंगे। तो ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि जब अभी सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करेगा तो इस याचिका पर सुनवाई करते हुए क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। बिल्कुल हमारी नजर होगी, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया सुशील तमाम जानकारी के लिए। तो लाखों अभ्यर्थियों के लिहाज से ये सबसे बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट में नीट परीक्षा दोबारा कराने की मांग को लेकर के और मौजूदा परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में करीब 11:30 बजे सुनवाई लिस्टेड की गई है। क्या कुछ होगा उस पर हम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। और इसी बीच राजधानी जयपुर से भी नीट परीक्षा को लेकर के सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर आज हाईकोर्ट में भी सुनवाई होनी है। नीट परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट में 4 अलग अलग याचिकाएं दाखिल की गई हैं। नीट परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर याचिकाएं दाखिल की गई है। देश भर में तमाम जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक तरफ जहां पर सड़कों पर उतरकर नीट की खिलाफत कर रहे हैं, कई तरह के आरोप लग रहे हैं। और इसी बीच हाई कोर्ट में भी आज 4 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में भी नीट को रद्द करने की याचिका पर आज करीब 11:30 बजे सुनवाई तय है।
और इसी बीच एक बड़ी खबर राजस्थान हाईकोर्ट से है, जहां पर आज नीट परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट में 4 अलग अलग याचिकाओं पर कोर्ट सुनवाई करेगा और याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता आरपी सैनी पैरवी करेंगे। और इसी बीच अजमेर से बड़ी खबर, जहां पर रेलवे स्टेशन से लापता बच्ची को बरामद कर लिया गया। स्टेशन से 11 साल की बच्ची सोते समय लापता हुई थी। बच्ची को स्टेशन पर तलाशी के बाद दस्तयाब किया गया और बच्ची के शरीर पर चोट के कई निशान बताए जा रहे हैं। जीआरपी और आरपीएफ थाना पुलिस ने दस्तयाब कर लिया इस बच्ची को। मध्य प्रदेश का ये परिवार है जो रहने वाला। पुलिस बच्ची से पूछताछ कर रही है। इस बच्ची का मेडिकल भी करवाया जाएगा। जैसे जानकारी मिली थी, चाहे वो पुलिस हो, लोकल पुलिस हो या फिर रेलवे की जीआरपी और आरपीएफ, खासतौर पर जैसे ही आरपीएफ को इत्तला मिली, आरपीएफ सक्रिय हुई और जो अजमेर के आईपीएफ है उनकी तरफ से भी स्पेशल डायरेक्शंस दिए गए, टीम बना करके कार्रवाई की गई और इसके बाद उन्हें सफलता मिली। रात को करीब 1:45 बजे जीआरपी थाना अजमेर को सूचना प्राप्त हुई थी। कुछ मध्य प्रदेश के जायरीन थे जो यहाँ जियारत करने आए थे और वो रात्रि 9 बजे से ही प्लेटफॉर्म पे सो रहे थे। तो उन्होंने रात को करीब 1:30 बजे के करीब जब उनकी जाग हुई तो उन्होंने अपने बच्चों को संभाला तो 11-12 साल की बच्ची और 2-1 बैग उनके पास से गायब थे। उन्होंने अजमेर थाना जीआरपी थाना अजमेर को सूचना दी, जिसके बाद एसएचओ और उसकी टीम बालिका की तलाश में जुट गए। करीब 4:30 बजे के करीब बालिका को एक ट्रेन जो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे खड़ी थी उसके डब्बे से दस्तयाब किया और इस संबंध में बालिका के साथ मारपीट भी हुई है। तो बालिका का मेडिकल बोर्ड के द्वारा मेडिकल करवाया जा रहा है और अभियुक्त के बारे में हमको जो है महत्वपूर्ण सुराग लगे हैं, उसके लिए हमने विशेष टीमें गठित कर दी है और शीघ्र ही अभियुक्त को जो है हम दस्तयाब करने के गिरफ्तार करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजमेर से संवाददाता अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या है ये पूरा मामला, अभी क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देर रात को परिवार पूरा सो रहा था। इसी दौरान बच्ची को अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपहरण किया गया, अगवा किया गया और उसके साथ घिनौनी वारदात को यहाँ पर अंजाम देने की जानकारी मिल रही है। फिलहाल मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम की कार्रवाई है, मेडिकल बोर्ड से जो है इस मामले की जांच हो रही है। मेडिकल बोर्ड के बाद ही संपूर्ण जो क्रिया है उसका जो है खुलासा हो पाएगा। फिलहाल जो है पुलिस जो है बदमाश को पकड़ने में जुटी है, क्योंकि पुलिस को इस मामले में महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। हालांकि पुलिस ने आसपास के जो सीसीटीवी थे उनको खंगाला है, उसके माध्यम से ट्रेन में कौन आया था कौन नहीं आया था। तो इस लिहाज से जो टीम का गठन किया गया है, आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, इसे लेकर एसपी ने दिशा निर्देश दिए हैं। इसके साथ साथ बच्ची के चोट आई है, उसके जबड़े पे चोट आई है, उसकी आंख के पास जो है चोट है और चूंकि इसमें मेडिकल बोर्ड से जो है कार्रवाई हो रही है तो उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि बच्ची के साथ किस तरह की कार्रवाई हुई है। फिलहाल जो है उसके साथ क्योंकि मारपीट हुई है तो पोक्सो सहित अलग अलग धाराओं में जो है इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जी बिल्कुल अशोक, देखिए देर रात का ये मामला जैसे ही इत्तला मिली उसके बाद जीआरपी भी सक्रिय हुई, आरपीएफ की भी तरफ से सक्रियता दिखाई गई और उसके बाद एक कामयाबी भी मिली। खासतौर पर आईपीएफ जो अजमेर हैं और जो जीआरपी के अधिकारी हैं और उनकी सक्रियता काम आई। जी बिल्कुल, उनकी सक्रियता काम आई क्योंकि देर रात में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो स्टेशन पर रहते हैं, ट्रेनों का इंतजार करते हैं, पुलिस की गश्त भी लगातार रहती है और इसी बीच जो है ये लड़की जो है लापता हुई थी और लापता होने के तुरंत बाद ही जो पास में थाना है जीआरपी उसको जो है परिवार की ओर से सूचित किया गया था। पुलिस ने तमाम जो इंतजाम है वो उसको लगाते हुए लड़की को बरामद किया है। फिलहाल जो घटना हुई है, जो वारदात हुई है, इसे लेकर आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए टीम का गठन कर दिया गया है। साथ ही बच्ची का जो है वो मेडिकल करवाया जा रहा है, मेडिकल बोर्ड से जो है मेडिकल हो रहा है। तो इस मामले में जो है किस तरह की कार्रवाई अब आगे बिल्कुल अशोक नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर से दिल दहला देने वाली खबर का पर्दाफाश हुआ है। खबर है कि नौकरी देने के नाम पर यहां पर 100 से ज्यादा लड़कियों को बंधक बनाया गया और उनके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। आखिर ये पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फरपुर की सनसनीखेज घटना।
नौकरी का झांसा, रेप की वारदात। 100 से ज्यादा लड़कियों से दरिंदगी की हदें पार। बिहार में सोशल मीडिया वाले शैतान। ये खबर उन लोगों के लिए है जिनका कोई अपना सोशल मीडिया पर भरोसा करके अपना सब कुछ गंवा देता है, क्योंकि बिहार के मुजफ्फरपुर में 100 से ज्यादा लड़कियों के साथ नौकरी के नाम पर वो सब किया गया जिसे कानून की फाइलों में जघन्य वारदात कहा जाता है। खबर के मुताबिक नौकरी के नाम पर 100 से ज्यादा लड़कियों को न सिर्फ बंधक बनाया गया बल्कि उनके साथ रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया गया। इस खबर का पर्दाफाश खुद पीड़ित लड़की ने किया है। मुजफ्फरपुर बकरी में रेड पड़ा, जो कि 19/5/2023 को रेड पड़ा। उसके बाद फिर मुझे यहाँ से उन लोगों ने मुझे डायरेक्टली ले गया हाजीपुर। वहाँ पे ऑफिस में, हाजीपुर के ऑफिस में मेरा तिलक सिंह के साथ ज़बरदस्ती शादी करवाया गया। पत्नी की तरह मुझे अपने रूम पे रखना स्टार्ट किया। और उससे पहले जब यहाँ पे मुजफ्फरपुर में हम थे, उस बीच हम 3 बार प्रेग्नेंट भी थे, जो कि तिलक सिंह ने ही मेडिसिन देके मेरा अबॉर्शन करवाया था, हॉस्पिटल पे नहीं ले गया था। उसके बाद मेरा शादी करवाया गया था। जानकारी के मुताबिक मुजफ्फरपुर में सोशल मीडिया पर एक गिरोह ने डीवीआर नाम की फर्जी कंपनी बनाई। इस कंपनी में नौकरी के एवज में मोटी सैलरी देने का दावा किया गया। नौकरी की शर्त ये रखी गई कि इसमें सिर्फ लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं। डीवीआर नाम की इस फर्जी कंपनी के जरिए कई लड़कियों से संपर्क किया गया। इस दौरान कई लड़कियों को अच्छी सैलरी का भरोसा देकर नौकरी पर रखा गया, लेकिन नौकरी के नाम पर लड़कियों को बंधक बनाया गया और उनके साथ रेप किया गया। इस दौरान अगर किसी लड़की ने विरोध किया तो उसे बेल्टों से पीटा गया। जो कि बताया गया था कि यहाँ 20,000 रुपया लगेगा हॉस्टल और मेस का। फिर वहाँ हम गए, 20,000 रुपया भी जमा किए, उसका कोई मुझे रसीद नहीं मिला। 5 दिन तक कंटिन्यू हमें रूम पे ही रखा गया, जो कि कोई हॉस्टल नहीं था, वो रूम ही था एक। और जिस फ्लैट में लड़का लड़की सब लोग साथ में रहता था, एक रूम में लगभग 10 लड़कियां रहती थी। बदनामी के डर से कई लड़कियों ने इस मामले में चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी, लेकिन छपरा की एक लड़की ने इस दरिंदगी की वारदात का पर्दाफाश कर दिया और मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाने में FIR दर्ज करा दी। पहले ये संज्ञान में आया है कि एक कंपनी है जो फर्जी तरीके से कॉल सेंटर चलाने की कोशिश कर रही थी, जिसमें महिलाओं को ल्योर करके और उनसे उनके साथ धोखाधड़ी किया जा रहा था। इस संबंध में 9 तारीख को 9/6/2024 को FIR दर्ज कर ली गई है और वादिनी का बयान ले लिया गया है। और इस संदर्भ में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो आगे की कार्रवाई कर रहे हैं और इस केस को हम इन्वेस्टिगेट करके जो अग्रतर अनुसंधान है वो जरूर किया जाएगा। फिलहाल पुलिस पीड़ित लड़की की शिकायत के आधार पर जांच में जुटी है और एक आरोपी को तलाश कर रही है। तो वहीं कथावाचक प्रदीप मिश्रा के राधा रानी पर दिए गए विवादित बयानों का मामला फिलहाल शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच उनका एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे गोस्वामी तुलसीदास के लिए गंवार शब्द का इस्तेमाल भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे संत समाज में गहरी नाराजगी है और रिपोर्ट देखिए। वो तो ये भी नहीं मालूम, हमें नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। हम तो तुलसीदास जैसे गंवार, हमें कुछ नहीं आता, केवल शंकर का नाम ले लेते हैं और आपके सामने बैठ जाते हैं शिव। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर प्रदेश भर में गर्मियों में पेयजल आपूर्ति ठप हो सकती है। PHED के सभी इंजीनियर सामूहिक अवकाश पर जा सकते हैं। 2 साल से नियमित DPC नहीं होने से इन इंजीनियर्स में नाराजगी बताई जा रही है। विभाग में 1 साल में 2 बार नियमित DPC का प्रावधान है। DPC की मांग को लेकर कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है और आज DPC के मामले में PHED मंत्री को ज्ञापन दिया जा सकता है। मांगे पूरी नहीं होने पर कल से ही सामूहिक अवकाश पर जा सकते हैं। पेयजल विभाग के इंजीनियर्स और ग्रेजुएट इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान का दल मंत्री से आज मुलाकात करेगा। जलदाय विभाग के मंत्री से मुलाकात होगी। PHED इंजीनियर्स की सबसे बड़ी एसोसिएशन बताई जाती है जो GEAR, उनके प्रतिनिधि मंत्री से मिलने के लिए पहुंचेंगे और कहा जा रहा है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे सामूहिक अवकाश पर जा सकते हैं। उधर महाराष्ट्र के बीड में बीजेपी नेता पंकजा मुंडे की लोकसभा चुनाव में हार से आहत होकर एक समर्थक ने खुदकुशी कर ली। इसके बाद उस समर्थक के घर वालों से मिलकर के फूट फूट पर कर वो रो पड़ी
पंकजा मुंडे की हार की वजह से उनके 3 समर्थक पहले ही खुदकुशी कर चुके हैं। महाराष्ट्र की बीड लोकसभा सीट से पंकजा मुंडे ने चुनाव लड़ा था, लेकिन पंकजा हार गई। उनकी हार से परेशान होकर अब तक उनके 4 समर्थक आत्महत्या कर चुके हैं। पंकजा मुंडे इन कार्यकर्ताओं के घर जाकर उनके परिवार वालों से मुलाकात कर रही हैं और लगातार अपील कर रही हैं कि कार्यकर्ता ऐसा नहीं करें। उनके समर्थक गणेश के घर पर पहुंची पंकजा अपने जज्बातों को काबू नहीं कर पाई और फूट कर रोने लगी। वे अपने समर्थक गणेश बड़े के परिवार वालों के बीच बैठी थी और इसी दौरान दोनों हाथों से अपना चेहरा छिपा कर रो रही थी। तो वहीं नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष जी हरि बाबू ने चौंकाने वाली खबर का पर्दाफाश किया। उन्होंने कहा कि देश में 1 करोड़ से ज्यादा ऐसे घर हैं जो खाली पड़े हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी दावा किया कि बिल्डर अमीरों को टारगेट कर रहे हैं, जिससे सस्ते मकान खरीदने वालों की अनदेखी हो रही है। यही वजह है कि नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष ने इस मामले में सरकार से दखल की मांग की। एक आम इंसान के लिए घर खरीदना सपने की तरह है, लेकिन इस सपने को सच करने के लिए जेब के सामने इतनी चुनौतियां हैं कि सीमित आमदनी वाला परिवार एक घर खरीदने के लिए 100 बार सोचे। लेकिन रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट जी हरि बाबू की बातों पर अगर गौर करें तो घर खरीदने की मुश्किलें थोड़ी कम हो जाए, क्योंकि जी हरि बाबू का दावा है देश में 1 करोड़ से ज्यादा घर खाली हैं। रियल एस्टेट का जो पैटर्न है वो ये बताता है कि बिल्डर ने खास वर्ग यानी अमीरों को टारगेट पर रखा है, जिस वजह से महंगे घर की डिमांड में इजाफा होता जा रहा है। दूसरी तरफ सस्ते घरों की डिमांड तेजी से नीचे की ओर जा रही है। डेटा बताता है कि 2019 से 2023 के बीच 1.5 करोड़ रुपए से महंगे घरों की मांग में लगभग 1000% का इजाफा हुआ है। ये उछाल अमीरों और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के रियल एस्टेट सेक्टर में कूदने की वजह से आया है। लेकिन सस्ते घरों की देश को ज्यादा जरूरत है, इसलिए रियल एस्टेट सेक्टर के विकास के लिए इनकी मांग बढ़ाई जानी चाहिए। जी हरि बाबू के मुताबिक हैदराबाद में साल 2022 में 5300 सस्ते घर बिके, लेकिन 2023 में हैदराबाद में ही सस्ते घरों की बिक्री का आंकड़ा 3800 रह गया। Nearly 11.4 million units without anybody staying. In these, almost like 80% are very quality apartment flats. बहुत अच्छा। और चलिए सीधे हम आपको ले चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां पर जेडीए की बड़ी कार्रवाई हो रही है। आपको बता दें कि मानसरोवर इलाके में करीब 250 मकान दुकान तोड़े जा रहे हैं जो अतिक्रमण के दायरे में हैं। जेडीए की कार्रवाई की सीधी तस्वीरें इस वक्त राजधानी जयपुर से मिल रही हैं। सेक्टर रोड में आ रहे अतिक्रमण वाले निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है। जेडीए का बड़ा अमला आज सुबह से ही लगा हुआ है। कई अवैध जो निर्माण हैं वो तोड़ दिए गए हैं। सहयोगी रोशन शर्मा मौजूद है। जी रोशन। जी बिल्कुल, देखिए न्यू सांगानेर रोड से वंदे मातरम रोड को जोड़ने वाला ये 100 फीट सेक्टर रोड की सड़क सीमा की जद में जितने भी निर्माण आ रहे हैं उन्हें ध्वस्त यहाँ पर किया जा रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो जेडीए का प्रशासनिक अमला है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके अंदर करीब 250 से ज्यादा मकान दुकान और जो निर्माण है वो यहाँ पर आ रहे हैं। जेडीए प्रशासन इन्हें चिन्हित कर जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। जेडीए की इंजीनियरिंग विंग से लेकर एनफोर्समेंट विंग, किस तरीके की जो पूरी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है? जी, यहाँ से हम इनलीगल कंस्ट्रक्शन के हमने परफॉर्म में बना के भेजे और आगे परिवर्तन सागर से टाई अप करके जो रोड में ट्रैफिक ज्यादा, जैसे रोड अच्छी बनती तो ट्रैफिक फ्लो अच्छा रहेगा, तो आमजन के हितार्थ हमने ये काम किया है। ये हाईकोर्ट के डायरेक्शन के अंदर, हाईकोर्ट के डायरेक्शन संघ के श्री राम नगर विकास समिति बनाम राज्य सरकार में दिए गए निर्देशन में 6 महीने में तोड़ के रोड बनानी थी, तो अब वही काम कर रहे हैं हम हाईकोर्ट के निर्देशन में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो कार्रवाई हो रही है वो जेडीए के जो हाईकोर्ट के निर्देशन में जो जेडीए जो प्रशासनिक अमला है वो यहाँ पर इन निर्माणों को ध्वस्त कर रहा है। यहाँ की जो करीब 30 से ज्यादा जो कॉलोनियां हैं उनकी जो कनेक्टिविटी है, जो उनकी राह है वो यहाँ पर सुगम होगी। इन निर्माणों को चिन्हित यहाँ पर कर जो तोड़ने की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। बिल्कुल रोशन, जरा दिखाइए कि किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, कैसे निर्माण जो अवैध निर्माण है खासतौर पर उनको तोड़ा जा रहा है। बाकी वहां के स्थानीय लोग क्या कुछ कह रहे हैं उनसे भी जरा बात कीजिए।
देखिए यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी लगभग इस निर्माण जो कार्रवाई है उसमें सहयोग कर रहे हैं, अपने निर्माणों को अपने स्तर के ऊपर हटाया। हालांकि कुछ लोगों का हल्का जो विरोध है वो देखने को मिला, लेकिन अभी जो कार्रवाई है शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर चल रही है। करीब 400 मीटर का ये जो एरिया है वो क्लियर हो चुका है। जो अवैध निर्माण थे, करीब 30 से ज्यादा जो अवैध स्ट्रक्चर थे उन्हें ध्वस्त यहाँ पर कर दिया गया। और भी ये जो कार्रवाई है लगातार यहाँ पर जारी है। मेरे सहयोगी से मैं कहूंगा कि एक बार वो तस्वीरें यहाँ पर दिखाने की कोशिश करें कि यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर जो पुलिस का जो प्रशासनिक अमला है वो यहाँ पर मौजूद है। आप तस्वीरों के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं कि जिन निर्माणों को यहाँ पर चिन्हित किया गया, जेडीए बाइलॉज है उनके नियमानुसार पहले इन्हें नोटिस दिया गया, सुनवाई का समय दिया गया और उसके बाद में डिमार्केशन कर ये जो कार्रवाई है वो जारी है। देखिए 100 फीट सेक्टर रोड का निर्माण होने से लोगों का ये कहना है कि यहाँ की जो कनेक्टिविटी है, यहाँ की जो राह है वो सुगम होगी। ये जो सेक्टर रोड है इन कॉलोनियों को जब जोड़ेगी तो वहाँ के लोगों को फायदा मिलेगा। मैम, ये किस तरीके के जो डिमार्केशन का जो काम है वो किया गया, लोगों को शिकायत थी डिमार्केशन से, क्या संतुष्ट नजर आ रहे हैं? सभी लोग लगभग संतुष्ट हैं और इस डिमार्केशन को पहले एक्सिम विंग के साथ टाई अप करके और रोड के सेंटर से इसको अलाइन करके दोनों तरफ पहले ही 1 महीना पहले चिन्हीकरण किया गया। उसके बाद चिन्हीकरण करने के पश्चात जितनी भी एप्लीकेशंस आई उन सबका रिव्यू किया गया और उनके अनुसार जिनके अगर पट्टे थे उनके अनुसार इनका चिन्हीकरण करके और रोल अलाइनमेंट को ध्यान में रखते हुए इसका आगे लोग इस कार्रवाई में सहयोग कर रहे हैं। कई लोगों ने अपने निर्माण है अपने स्तर। बिल्कुल रोशन, लगातार नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तस्वीर हम दिखा रहे थे मानसरोवर के इलाके की जहां पर लगातार जेडीए की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।